तो मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल शो का हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास का हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। गुप्त साम्राज्य का हम यहां से गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के अशोक का हिंदुस्तानी पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। अब आप सोचोगे कि हम आपका वीडियो क्यों देखें। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो को देख लेते हो, सुन लेते हो, तो आपको किसी भी गाइड की, किसी पुस्तक की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दो, नेट तक है ना, नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कुछ भी कहीं पर भी जो गुप्त प्रशासन के बारे में आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है ना। इसलिए बिना कोई देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त सम्राटों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अन्य छोटे शासकों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। तो गुप्त सम्राटों ने क्या, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। गुप्त अभिलेखों में अप्रतिरथ की उपाधि केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के लिए काम में ली गई है। तो अप्रतिरथ की उपाधि है वो किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। अप्रतिरथ का अर्थ होता है अद्वितीय योद्धा, यानी उसके समान कोई दूसरा योद्धा ना हो। इस समय राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि मनुस्मृति में है, लोकप्रिय नहीं रहा। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि राजा तो क्या होता है, भगवान की देन होता है, कि ये भगवान का रूप होता है, भगवान ही होता है राजा। तो ये सिद्धांत नहीं था। बाणभट्ट ने देवी उत्पत्ति सिद्धांत का तिरस्कार किया है। बाणभट्ट जिसने हर्षित लिखी ना, राजपथ वंशानुगत था, पर राजगद्दी हमेशा बड़े पुत्र को नहीं मिलती थी। राजपथ क्या था? वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा राजा ही बनता था, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा को याद रखना, गुप्त काल में क्या है, राजपथ तो वंशानुगत था, परंतु बड़ा पुत्र ही राजा बने ये कोई जरूरी नहीं था। राजा को धर्म के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म का रक्षक बताया गया है, यानी वर्ण आश्रम धर्म, जो अलग अलग वर्ण है ना, उनका रक्षक भी बताया गया है। राजा को विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था, कि राजा क्या होता है, विष्णु का अवतार होता है। 532 ईस्वी के यशोवर्मन के अभिलेख में शासक को 4 वर्णों के हितों का रक्षक बताया गया है। मौर्य काल के केंद्रीयकरण के विपरीत गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। ये क्या है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो जैसे अपने केंद्र सरकार है ना, वो स्टेट को कम पावर दे, यानी जो राज्य है उनको, उनकी शक्ति है वो स्वयं अपने पास रखे, तो इसका मतलब क्या है, वो केंद्रीकरण की नीति अपना रही है। और यदि केंद्र सरकार है वो राज्यों को ज़्यादा पावर दे, ज़्यादा शक्ति दे, इसका मतलब वो भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपना रही है। तो इस प्रकार मौर्य काल में क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था, यानी ऊपर से कंट्रोल करते थे मौर्य काल में, राजा स्वयं मौर्य वंश के थे वो। और गुप्त प्रशासन में क्या था, विकेंद्रीकरण था, यानी इन्होंने क्या कर दिया, सामंतों को अपनी शक्ति है वो बांट दी थी। तो गुप्त शासक पराजित शासकों के साम्राज्य का अधिग्रहण करने के स्थान पर उनसे अधीनता स्वीकार कर उनसे वार्षिक कर और उपहार लेकर ही संतुष्ट रहे। यानी क्या करते थे, जो गुप्त काल के राजा थे वो अधिग्रहण कर लेते थे, परंतु उस पर अपना मतलब वर्चस्व नहीं रखते थे, उनसे कर लेते थे, उपहार लेते थे, और उनको राज्य स्वतंत्र रखने के लिए छोड़ देते थे। उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया। अतः गुप्त राजनीतिक व्यवस्था सामंती हो गई थी। इससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों पर अनेक सामंत हो गए और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब क्या है, गुप्तकालीन अधिकारी। गुप्त काल के अंदर जो अधिकारी थे, कौन कौन से अधिकारी थे? तो प्रतिहार नाम का एक अधिकारी था, जो क्या करता था, अंतःपुर का रक्षक था। वो जो अंतःपुर होता था, अंदर राजा के महल के अंदर का जो मामला होता था, उसका रक्षक होता था प्रतिहार। महाप्रतिहार
राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता था। राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी को क्या कहते थे? महाप्रतिहार। कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ क्या होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश होता था, चीफ जस्टिस। महासंधि विग्रहिक, ये युद्ध व शांति का अधिकारी और विदेश मंत्री होता था, महासंधि विग्रहिक। पुस्तपाल, भूमि का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को कहते थे पुस्तपाल। दंडपाशिक होता था पुलिस अधिकारी। महाअक्षपटलिक होता था आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, महाअक्षपटलिक। शोल्किक, सीमा शुल्क विभाग का प्रधान होता था शोल्किक। गोलमिक, ये वन अधिकारी होता था गोलमिक। ध्रुवाधिकरणिक, ये राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी होता था ध्रुवाधिकरणिक। अमात्य, नौकरशाह को अमात्य कहते थे। कुमार अमात्य, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो अपने आईएएस होते हैं ना, वो कुमार अमात्य। पुरपाल, नगर का मुख्य अधिकारी होता था। महाभंडागार अधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। जो राजकीय कोष होता था, खजाना होता था उसका, जो राजा का खजाना होता था उसका जो मुखिया था उसको क्या कहते थे? महाभंडागार अधिकृत। और दान विभाग का प्रधान होता था उसे अग्रहारी कहते थे। और सेना के सामान की व्यवस्था रखने वाले पदाधिकारी को क्या कहते थे? युद्ध भंडार। और कर्णिक, जो लिपिक होते थे उसको कर्णिक कहते थे। जो कलरक होते थे ना उनको कर्णिक कहते थे। अब है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री। तो इस यदि आपके एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, पर आपको कहीं किसी गाइड की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आराम से आप देख लेना। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री कौन कौन थे, नाम है, उनका पद क्या था? वीरसेन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक मंत्री था। पृथ्वीसेन, ये कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री था और शिखर स्वामी का पुत्र था। हरिसेन, ये समुद्र गुप्त का संधि विग्रहिक भी था, महादंड नायक भी था और कुमारमात्य भी था। ये याद रखना विशेषकर। हरिसेन क्या है? समुद्र गुप्त का क्या था? संधि विग्रहिक भी था, महादंड नायक भी था और कुमारमात्य भी था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री कौन था? शिखर स्वामी। अम्रकाद्रव चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति को क्या कहते हैं? अम्रकाद्रव। गुप्त प्रशासन में मौर्य, सातवाहन, शक और कुषाण प्रशासन के अंश थे, यानी ये मिक्स मिलाजुला प्रशासन था गुप्त प्रशासन। किसका? मौर्यों से सातवाहन और शक और कुषाण। मौर्य, सातवाहन, शक और कुषाण का मिलाजुला रूप था इसके प्रशासन में। तो गुप्त नौकरशाही में मौर्य नौकरशाही जितनी व्यापक नहीं थी, क्योंकि गुप्त शासकों ने मौर्यों की भांति आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का अधिक नियंत्रण नहीं किया। यानी जो पैसे वाला मामला था उस पर ज़्यादा कंट्रोल है गुप्तों ने मौर्यों की तरह नहीं किया। मंत्री अमात्य राजकीय कार्य में सम्राट को सहायता देते थे। कामंदक नीतिसार में मंत्रियों व अमात्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। मंत्री का मुख्य काम राजा को किसी गुड विषय पर मंत्रणा देना था। मंत्री क्या करता था? राजा को कोई विशेष काम होता था उस पर मंत्रणा, अपनी राय देता था। गुप्त युग में मंत्री परिषद नामक संस्था मौजूद थी। कामंदक व कालिदास दोनों मंत्री परिषद का उल्लेख करते हैं। अमात्य आधुनिक काल की ब्यूरोक्रेसी के समान था। अमात्य ब्यूरोक्रेसी यानी जो नौकरशाही होती है उसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, अमात्य होता था। वे राज्य के बड़े अधिकारी थे। कात्यायन स्मृति के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। कात्यायन स्मृति ये कहती है अमात्यों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। कभी कभी सम्राट एक ही व्यक्ति को कई पदों पर नियुक्त करता था। उदाहरण के स्वरूप हरिसेन नामक व्यक्ति कुमारमात्य भी था, संधि विग्रहिक था और महादंड नायक भी था। बताओ किसका था? यह समुद्रगुप्त का था। गुप्त काल में उच्च पद बाद में वंशानुगत होने लगे। हरिसेन व उसका पुत्र वीरसेन समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में अमात्य थे। यानी ये जो उच्च पद थे ये भी वंशानुगत होने लगे। इसी तरह पर्णदत्त व उसका पुत्र चक्रपालित स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र के अधिकारी रहे थे। एक तो हरिसेन और उसका पुत्र वीरसेन, और पर्णदत्त उसका पुत्र चक्रपालित स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र के अधिकारी थे। गुप्त साम्राज्य में कुमारमात्य सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सबसे बड़ा अधिकारी होता था कुमारमात्य। उसके
उनको राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था, उन्हें नगद वेतन मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया, कुमारमात्य आईएएस लेवल का अधिकारी होता था। जैसे कलेक्टर होते हैं ना आईएएस, और किसी यानी बड़े बड़े पदों पर इनको नियुक्त किया जाता है, वैसे ही कुमारमात्य को नियुक्त किया जाता था। गुप्त काल में प्रारंभ में अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, परंतु बाद में भूमिदान की प्रथा, यानी बाद में भूमिदान देने लग गए अधिकारियों को, जिससे सामंती जो व्यवस्था है वो बहुत तीव्र बढ़ गई। यह महत्वपूर्ण है कि सातवाहन काल में भूमि अनुदान ब्राह्मणों व पुरोहितों को ही दिया जाता था। यानी सातवाहन काल में तो भूमि अनुदान किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को या पुरोहितों को दिया जाता था। किंतु गुप्त काल के अंत में प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाने लगा। 6वीं शताब्दी के आते आते कुमारमात्य जैसे अधिकारी भी सम्राट की अनुमति के बिना भूमि दान करने लगे। भूमि पर राजस्व के साथ साथ प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार भी दान ग्रहीता को दिए जाते थे, जिससे विकेंद्रीकरण व सामंतवाद को बढ़ावा मिला। सामंत अपनी भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए। सामंतों को सम्राट से मात्र इतना संपर्क था कि वे समय समय पर सम्राट को उपहार, भेंट आदि प्रस्तुत कर सम्राट के प्रति निष्ठा व्यक्त करते रहते थे। गुप्त शासकों का राज चिन्ह गरुड़ था। अब क्या है, प्रांतीय प्रशासन कैसे था? तो सम्राट द्वारा, यानी पहले क्या है, प्रांत किसको कहते थे? अभी स्टेट कहते हैं, उसको प्रांत कहते थे। तो सम्राट स्वयं शासित क्षेत्र की बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश का प्रशासक गोप्ता होता था, यानी देश का मुख्य जो प्रधानमंत्री होता है आजकल, वो क्या होता था? उस समय गोप्ता होता था, प्रशासक। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ती थी, और भुक्ती जिसे प्रांत कहा जाता था का शासक उपरीक होता था। यानी आजकल जो स्टेट होता है, राज्य होता है, उसको भुक्ती कहते थे, प्रांत कहते थे, और उसका जो शासक होता था उसको क्या कहते थे? उपरीक कहते थे। उपरीक को भौगिक या भोगपति भी कहते थे। भुक्ती के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। विषय जिसे जिला का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी विषयपति कहलाता था। तो आजकल जिला होता है उसको क्या कहते थे? विषय कहते थे, और इसका जो मुखिया होता था उसको विषयपति कहते थे। विषयपति की नियुक्ति संबंधित प्रांत के उपरीक द्वारा की जाती थी। विषय प्रमुख को कौन सा शहर चाहिए यह सलाह देने के लिए विषयों की एक परिषद होती थी, जो नगर सभा के समान थी। इसके सदस्य व नगर श्रेष्ठी, सार्थ व प्रथम कुलिक व प्रथम कायस्थ होते थे। प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पी। तो इसके सदस्य क्या होते थे? जो एक परिषद होती थी ना, नगर सभा के समान होती थी, उसके सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थ व प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ होते थे। विषयपति के प्रधान कार्यालय, यानी जिसे अधिष्ठान कहते थे, के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। तो अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल। विषय परिषद या विषय समिति के सदस्यों को विषय मैत्र कहा जाता था। सदस्यों को क्या कहा जाता था? विषय मैत्र। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल या द्रांगी कहा जाता था, और कुमारमात्य की श्रेणी का अधिकारी होता था। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि गिरनार नगर का पुरपाल चक्रपालित था। गिरनार का पुरपाल कौन था? पुरपाल चक्रपालित था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक या मैत्र होता था। ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या होता था? ग्रामिक या मैत्र। आजकल ग्राम सेवक होता है, तो वो क्या होता था? ग्रामिक या मैत्र। उसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम समूह की छोटी इकाइयों को पेठ कहते थे। ग्राम समूह में छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी, उनको पेठ कहते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। जो भारत का मध्य क्षेत्र है उसमें पंचमंडली कहा जाता था ग्राम सभा को। ग्राम सभा गांव की सुरक्षा, निर्माण कार्य, राजस्व वसूली, राजकोष में जमा कराने आदि कार्य करती थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम जैसे महतर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामीण कुटुंबिन आदि मिलते हैं। तो मुबारक भी ग्राम सभा से जुड़ा अधिकारी था।
अब क्या है, न्याय प्रशासन। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी, जस्टिस कैसा था? तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक विकसित थी। उत्तराधिकार के बारे में व्यापक कानून बने। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी सर्वोच्च न्यायाधीश सुप्रीम कौन होता था? सम्राट स्वयं होता था। व्यापारियों की श्रेणियों के अलावा अलग न्यायालय व अपने कानून होते थे। जो व्यापारियों की श्रेणी होती थी उनके न्यायालय अलग होते थे, जो अपने सदस्यों को विवादों का निपटारा करते थे। समर्थियों में पुंग कुल नामक संस्थाओं के उल्लेख मिलते हैं, जो अपने सदस्यों के विवादों का फैसला करती थी। पुग नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि कुल समान परिवार के सदस्यों की समिति थी। गांव में ग्राम पंचायत न्याय कार्य करती थी। गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंड नायक, महादंड नायक और सर्व दंड नायक कहते थे। गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीशों को क्या कहा गया? दंड नायक, महादंड नायक और सर्व दंड नायक। फायान के विवरण के अनुसार दंड विधान कोमल था। शारीरिक यातनाएं व मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे। तो गुप्त काल में शारीरिक यातना नहीं देते थे और मृत्युदंड भी नहीं देते थे। ये बात कौन कहता है? ये फायान कहता है। बार बार राजद्रोह करने वाले अधिकारी, बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। यानी जो राजद्रोह करता था, जो देश के खिलाफ जाता था, उसको दाहिना हाथ काट लिया जाता था। गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित और अलग किया गया। दीवानी और फौजदारी कानूनों को अलग अलग किया गया। कब? गुप्त काल में। दीवानी जो पैसे से मामला होता है उसको दीवानी कहते हैं, और फौजदारी में क्या आता है? मारपीट, लड़ाई झगड़ा जो भी है ना, वो किस में आता है? फौजदारी में आता है। तो पुलिस विभाग के अधिकारियों में ऊपरीक, दस आपराधिक, चौरोधनिक, दंडपाशिक आदि प्रमुख थे। सेना के 4 अंग थे। पैदल सेना, रथ सेना, अश्वरोही और गज सेना थी। 4 सेना गुप्त काल में 4 प्रकार की सेना थी। पैदल थी, रथ सेना थी, घोड़ों की और हाथियों की। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहा जाता था। यानी जो क्या होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे महाबलाधिकृत कहते थे। गज सेना का प्रधान महापीलपुति या फिर अश्व सेना का प्रधान बटासोपति कहलाता था। पैदल सेना की छोटी टुकड़ी को चमुई तथा साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। सेना के साजो सामान की देखरेख करने वाला अधिकारी रण भंडागारी कहलाता था। यानी साजो सामान की देखरेख करता था, उसको रण भंडागारी कहलाता था। रथों का महत्व समाप्त हो गया और घोड़ों का महत्व बढ़ गया। गुप्त काल में क्या हुआ? रथों का तो महत्व बढ़ गया, रथों का तो महत्व समाप्त हो गया और घोड़ों का महत्व बढ़ गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये गुप्त काल इस वीडियो में यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं, और आगे का है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।